Hello, future doctors. Welcome to the final part of our Biotechnology Explainer. आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जहां साइंस फिक्शन बिल्कुल रियलिटी जैसा लगता है, यानी ऐसे एनिमल्स बनाना जिनके अंदर फॉरेन डीएनए हो। हम समझेंगे कि आखिर ऐसा किया क्यों जाता है और फिर उन कॉम्प्लेक्स एथिकल सवालों में डाइव करेंगे जो इस पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हम एनिमल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके उन्हें लिटरली चलती फिरती मेडिसिन फैक्ट्रीज में बदल सकते हैं? ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही आइडिया आज के हमारे पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स आखिर हैं क्या? ये टर्म सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? चलिए इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में ये वो एनिमल्स हैं जिनके डीएनए के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की गई है। साइंटिस्ट उनके अंदर एक एक्स्ट्रा यानी फॉरेन जीन डाल देते हैं, एक ऐसा जीन जो उनके पास नेचुरली कभी नहीं था। और मज़ेदार बात यह है कि ये नया जीन उस एनिमल की बॉडी में जाकर अपना काम भी करता है, यानी नए प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है। अब जरा अंदाजा लगाइए, अब तक जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं उनमें से 95% से भी ज्यादा सिर्फ चूहे हैं। कैन यू बिलीव इट? 95%। इससे आपको समझ आ गया होगा कि मेडिकल रिसर्च के लिए ये छोटे से जीव कितने कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं और ये कि ज्यादातर चूहे हैं। लेकिन अगला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? क्या जरूरत है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसके 5 मेन रीजंस हैं। पहले दो तो हैं लाइफ के सीक्रेट्स को समझने के लिए, जैसे हमारी बॉडी नॉर्मली कैसे फंक्शन करती है, और दूसरा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां आखिर डेवलप कैसे होती हैं, और बाकी 3 हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए। इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाना, आने वाली नई वैक्सीन्स को इंसानों पर ट्राई करने से पहले उनकी सेफ्टी टेस्ट करना, और केमिकल्स की सेफ्टी को भी परखना। इन पांचों में से चलिए एक रीजन पर थोड़ा फोकस करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वाला। इसको समझने के लिए एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल देखते हैं। मिलिए रोजी से। ये कोई आम गाय नहीं थी। 1997 में रोजी ने दुनिया की पहली ट्रांसजेनिक काउ बनकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी, और इसे एक बहुत ही स्पेशल काम के लिए बनाया गया था, एक ऐसा दूध प्रोड्यूस करने के लिए जो पहले कभी किसी गाय ने नहीं दिया था। देखिए, रोजी का दूध इसलिए स्पेशल था क्योंकि उसमें एक ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लैक्टैल्ब्यूमिन मौजूद था, और कितना? हर लीटर में 2.4 ग्राम्स। इसकी वजह से ये दूध ह्यूमन बेबीज के लिए नॉर्मल काउ मिल्क से कहीं ज्यादा न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड बन गया था। मतलब हमने एक एनिमल को मॉडिफाई किया ताकि वो इंसानी बच्चों के लिए बेहतर फूड बना सके। अमेजिंग, राइट? लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सब करना आखिर ठीक है? क्या ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई रूल्स, कोई लॉज हैं? और बस इन्हीं सवालों से हम अपने डिस्कशन के अगले हिस्से में एंटर करते हैं, एथिकल इश्यूज एंड बायोपायरेसी। ये वो एरिया है जहां साइंस, सोसाइटी और लॉ आकर एक दूसरे से टकराते हैं। तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, उसका नाम है GEAC, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। नीट के लिए इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये इंडिया की गवर्नमेंट की कमेटी है जो ये डिसाइड करती है कि कौन सी जेनेटिक रिसर्च आगे बढ़ सकती है और कौन सा जीएम ऑर्गेनिज्म हमारे पब्लिक यूज के लिए सेफ है। लेकिन कुछ मामले इतने बड़े होते हैं कि उन्हें सिर्फ एक गवर्नमेंट कमेटी सॉल्व नहीं कर सकती। ये ऐसे इश्यूज हैं जहां बड़े बड़े देश, उनके लोग, उनकी विरासत सब दांव पर लगे होते हैं, अक्सर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के सामने। और यहीं से शुरू होती है कहानी बायोपायरेसी की। बायोपायरेसी जैसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक रियल लाइफ स्टोरी, और हमारे अपने बासमती चावल की कहानी से बेहतर एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं, चावल इंडिया में हजारों सालों से है। हमारे यहाँ इसकी इतनी डाइवर्सिटी है कि आप सोच भी नहीं सकते। लगभग 2 लाख अलग अलग किस्में, और इन सब में बासमती तो जैसे हमारी शान है। इसकी 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज सिर्फ इंडिया में ही उगाई जाती हैं, जिनकी खुशबू और स्वाद का कोई मुकाबला नहीं। तो सदियों से बासमती इंडिया की विरासत था। फिर आया साल 1997, एक अमेरिकन कंपनी ने अमेरिका में बासमती के नाम से एक राइस वैरायटी पर पेटेंट ले लिया, जो असल में इंडियन किसानों की ही एक वैरायटी से डेवलप की गई थी। बस फिर क्या था? इस बात पर पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई। सवाल यह था कि क्या कोई कंपनी उस चीज पर पेटेंट ले सकती है जिसे एक पूरे देश ने सदियों की मेहनत से बनाया और संजोया है? और इसी प्रैक्टिस को कहते हैं बायोपायरेसी। बिल्कुल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है ये।
जब कोई बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन किसी देश के बायो रिसोर्सेज जैसे कि वहाँ के पौधे या वहाँ के लोगों का सदियों पुराना ज्ञान बिना उस देश से पूछे और बिना उन्हें कोई पेमेंट दिए इस्तेमाल कर लेती है। तो अब सवाल उठता है कि इस बायोपायरेसी जैसे इश्यूज से डील कैसे किया जाए। साइंस की तरक्की और सोसाइटी के एथिक्स के बीच ये बैलेंस आखिर बनेगा कैसे? अच्छी खबर यह है कि देश इस मामले में चुप नहीं बैठे और इंडिया ने इसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और इंपॉर्टेंट कदम उठाए हैं। इसके जवाब में इंडियन पार्लियामेंट ने अपने पेटेंट कानून में यानी इंडियन पेटेंट्स बिल में एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट यानी बदलाव पास किया। ये सिर्फ एक छोटा सा रूल चेंज नहीं था, बल्कि हमारी विरासत को बचाने के लिए एक बड़ा कदम था। इसमें ऐसे नए नियम जोड़े गए जो बायोपायरेसी जैसे इश्यूज को एड्रेस करते हैं और हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर और इस डिस्कशन का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस प्रोग्रेस और उससे जुड़ी एथिकल जिम्मेदारियों के बीच एक बैलेंस बनाना शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, आने वाले कल में बायोटेक्नोलॉजी की सही और गलत की लकीर कौन खींचा करेगा? साइंटिस्ट्स, सरकार या फिर हम सब एज ए सोसाइटी? इस पर जरूर सोचना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।